हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे और तीसरी यूनिट शुरू कर रहे हैं आज से। तो तीसरी यूनिट का नाम है लॉज ऑफ मोशन। यूनिट 3 शुरू हो रहा है बच्चों। यूनिट 3 का नाम है लॉज ऑफ मोशन और चैप्टर का नाम है बच्चों, चैप्टर का नाम है, कुछ किताबों में लिया रहता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और मैं लिखा हूं फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि बच्चों इससे पहले वाले यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में गति के रीजन को जाने बगैर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस सब का अध्ययन किए हैं। लेकिन ये मोशन किस कारण से होता है इसको वहां पे जानने की आवश्यकता नहीं थी। अब इस चैप्टर में बच्चों हम लोग गति के कारणों को जानेंगे और गति का मेन कारण है फोर्स, जिसको इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में केवल और केवल फोर्स पर ही चर्चा होगी और फोर्स की काफी गहराई में जाएंगे, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, सब कुछ उसी पर अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इतनी बातें हुई। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। तो फोर्स किसे कहते हैं नॉर्मली हम लोग जानते हैं, तो वह बाह्य कारक, हिंदी में कहते हैं वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, फोर्स कहलाता है। वह बाह्य कारक मतलब बच्चों यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन, एनी पुश माने धक्का और पुल माने खींचना। बाह्य कारक में वो हो सकता है कि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, दबा रहे हो, या वो किसी रस्सी से या किसी चीज से आप उसे खींच रहे हैं, तो दोनों हो सकता है बच्चों। तो उसकी डिफिनेशन में जो है इंग्लिश में लिख दिया हूं, हिंदी में आपसे बोल चुका। Any push or pull which either changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body is called known as force। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किसी स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई वस्तु पहले से रेस्ट में है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या हो सकता है वो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन करे। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तब उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता हो। तो बच्चों यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब, और यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे ये आएगा वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो सकता है। डायरेक्शन और स्पीड दोनों क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ध्यान दें, एक बार और इंग्लिश में डिफिनेशन देख लें। एनी पुश और पुल व्हिच आइदर चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion of a body is known as force। तो फोर्स बच्चों वह बाह्य कारक है, फिजिकल फैक्टर है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब वस्तु की स्थिति पहले से क्या है, पहले से रेस्ट पे है वस्तु, तो रेस्ट पे है तो आप उसे पुश करके या खींच करके आप उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। हो सकता है तो आपने बल लगाया, इसका मतलब है इससे पहले नहीं लग रहा था, इससे पहले माना जाएगा कि उस पर बल नहीं लग रहा था। अब जो है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से गति कर रहा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से नहीं गति कर रहा है बच्चों, तो इसका क्या मतलब, किस कारण से वो नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन यहाँ लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से गति कर रहा है, इसका मतलब ये है
उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है, तभी वो यूनिफॉर्म फोर्स से गति कर रहा है। और अगर यूनिफॉर्म मोशन से गति नहीं कर रहा है, जिसका मतलब कोई इस पर बल लग रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो फोर्स बच्चों, हाँ, ये फिजिकल फैक्टर जो आपका है यानी पुश और पुल है। हाँ, फोर्स बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत जो टच होता है उसे कांटेक्ट फोर्स करते हैं, या रस्सी से जो हम लोग पकड़ के खींचते हैं, एक वस्तु को ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध दिए उसके बाद खींचते हैं, तो ये सब कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आएंगे। कांटेक्ट फोर्स में आपका फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है। फ्रिक्शन वो भी जमीन पर, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होगा भाई, जमीन पे चलेंगे तो टच रहेंगे। रस्सी, टेंशन फोर्स, कोई रस्सी है, लड़का है कोई बाप वगैरह, तो टेंशन फोर्स वहां रहेगा, वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट के, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर ये कार्य करता है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स ही है। एयर रेजिस्टेंस, वायु प्रतिरोध, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि हवा भी क्या करता है, घर्षण करता है, वो भी टच करता है, तो ये सब कांटेक्ट फोर्स है। हम लोग इसमें जो अध्ययन करेंगे वो फ्रिक्शन फोर्स करेंगे आने वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में टेंशन फोर्स का अध्ययन किया जाएगा और नॉर्मल फोर्स का, तो जो इस चैप्टर में अध्ययन होने वाला है टेंशन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का अध्ययन होने वाला है, ये तो आने वाले चैप्टर में होगा। हाँ, ध्यान दें। अब दूसरा बच्चों है आपका फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये टच में नहीं रहते हैं, इसमें है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का अध्ययन आप क्लास 12th में करेंगे। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का अध्ययन आगे इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, सॉरी आगे करेंगे, इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में नॉन कांटेक्ट फोर्स का कोई हमें अध्ययन विशेष नहीं करना है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का अध्ययन आगे के चैप्टर में मिलेगा, क्लास 11th में ही मिलेगा, ये कहने का मतलब है। तो हाँ बच्चों, मुझे इतना ही बताना था। आप ये फोर्स का डिफिनेशन आप उतार लीजिए और ये इतना उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, फोर्स के बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो ये नॉन जीरो फोर्स अगर है, नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो फोर्स, तो इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या कर सकता है, इट में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स। इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। इट में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, मतलब फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की साइज को भी चेंज कर सकता है और शेप को भी बदल सकता है। साइज का मतलब है छोटा बड़ा से ताल्लुक है, वो कर सकता है, दबा के छोटा भी कर सकता है और बड़ा कर सकता है। शेप बदल सकता है, शेप बदल सकता है मतलब वो ये क्यूब है तो स्फीयर में बदल सकता है, तो इस टाइप से भी परिवर्तन संभव है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ी सी इधर उधर कॉन्सेप्ट में डिस्टर्ब करके आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगे। तो इतना आप उतार लीजिए। हाँ बच्चों, फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी और है। ये फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन
ये एसआई सिस्टम में होता है, और इसकी यूनिट होता है डाइन। ये होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के तहत जो है फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। तो कोई आपसे डिफिनेशन पूछे कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन की डिफिनेशन बताइए, तो आपको तुरंत फार्मूला यहां लिखना चाहिए और इसके आधार पर आपको डिफिनेशन बताना चाहिए। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में 1 न्यूटन किसे कहते हैं। तो यदि जो है 1 किलोग्राम मास में, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है उसे 1 न्यूटन कहते हैं। 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है वह 1 न्यूटन के बराबर होता है। यह हो सकता है एक डाइन की परिभाषा पूछ ले, एक डाइन की परिभाषा पूछ ले, तो ये डाइन जो है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। तो अब की बार कहेंगे 1 ग्राम 1 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है वह 1 डाइन के बराबर होता है। तो यहां पर है 1 किलोग्राम मास वाला ऑब्जेक्ट हो, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स उत्पन्न, एक्सीलरेशन उत्पन्न करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन कहलाएगा। और यहाँ पर है 1 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होगी वह 1 डाइन के बराबर होगा। तो ये भी डिफिनेशन बच्चों हम दे चुके हैं। अब एक रिलेशन और रह गया है फोर्स के संबंध में। हाँ बच्चों, तो 1 न्यूटन, तो न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू एम में से आप यहां ध्यान दें 1 केजी गुणे एक्सेलरेशन की यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 न्यूटन को हम बच्चों लिख सकते हैं 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे सीजीएस में बदलना है तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और टाइम तीनों सिस्टम में वही रहता है। ये हो गया, ये 3 2 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 10⁵ ये होता है डाइन। ये सीजीएस में हो गया बच्चों, ये डाइन हो गया। तो आपसे ख्याल करना है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कैसे आया है ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ, आप बच्चों उतार लीजिए इतना। तो हाँ बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग फोर्स का अध्ययन किए। फोर्स का अध्ययन पूरे चैप्टर में चलेगा, यही एक चीज का ही अध्ययन करना है। तो लेकिन कुछ और चीज की भी जरूरत पड़ती है उसके साथ, वो भी साथ में हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। तो अगला चीज है बच्चों इनर्शिया। इनर्शिया क्या है इसके बारे में जाने।
तो इनर्सिया ये है कि प्रत्येक वस्तु जो है, एवरी ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, इस टेंडेंसी को जो है कहा जाता है इनर्सिया। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, कुर्सी, मेज या जो भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहना चाहती है। रेस्ट से हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि कोई वस्तु मोशन में है, आप उसे रेस्ट में लाना चाहते तो वहां भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो प्रत्येक वस्तु बच्चों अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को जड़त्व कहते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है किसी ऑब्जेक्ट में जो होती है उसी को कहा जाता है इनर्सिया। तो इंग्लिश में मैं लिखा हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज, अपोजेज मतलब विरोध करता है, एनी चेंज इन इट्स स्टेट, मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन, एनी अवस्था में परिवर्तन का हमेशा क्या करता है, विरोध करने वाले गुण को क्या कहा जाता है, इनर्सिया कहा जाता है। तो प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती, विरोध करती, इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। हाँ, जड़त्व का मान बच्चों ध्यान देना है। अब कोई चीज विरोध कैसे करेगा, अब ये छोटा ऑब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक बुक रखा है मेज पर और एक बहुत भारी भरकम उसी साइज शेप का बहुत भारी भरकम कोई ऑब्जेक्ट रखा है। दोनों में अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो है छोटे वाले में कम बल लगाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे छोटे वाले ऑब्जेक्ट की इनर्सिया कम है और बड़े वाले की ऑब्जेक्ट की इनर्सिया बहुत ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मान लेते हैं एक पहाड़ है, पहाड़ पर से एक फुटबॉल लुढ़कते हुए आ रहा है, हम उसके सीध में खड़े होकर क्या करेंगे, रोक लेंगे, बिल्कुल रोक लेंगे। अगर उसी फुटबॉल के शेप का पत्थर आए लुढ़कते हुए बहुत ज्यादा ऊंचाई से, अब हम उसके सामने खड़े होंगे तो क्या होंगे, हम नहीं रोकेंगे, हम उससे दूर हट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं उसका मास अधिक होने की वजह से एक बार भगवान कसम मोशन में आ गया तो दोबारा रुकने वाला नहीं है, दोबारा जल्दी रुकेगा भी नहीं, जल्दी गति नहीं करता, मतलब रेस्ट से है तो जल्दी मोशन में नहीं आता, अगर मोशन में आ गया तो भगवान कसम जल्दी रेस्ट में नहीं आता। दोनों दशाओं में वो जो है कष्टकारी होता है। मतलब भारी द्रव्यमान वाला वस्तु रेस्ट पे है तो उसकी इनर्सिया ज्यादा है, उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और भारी द्रव्यमान वाला वस्तु अगर मोशन में है तो उसकी भी इनर्सिया बहुत ज्यादा है, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, दोनों की इनर्सिया सेम होती है। अगर वही ऑब्जेक्ट है तब दोनों इनर्सिया सेम होती है और वहां भी आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा अगर द्रव्यमान ज्यादा है। तो मिला जुला के ये निष्कर्ष निकल रहा है हमारे यहाँ कि इनर्सिया जो है वो केवल मास पर निर्भर करता है, इनर्सिया केवल मास पर निर्भर करता है। चलिए कुछ मैं और आपको समझाता हूँ, डिफिनेशन बच्चों आप क्लियर कर लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्सिया। हाँ बच्चों, इनर्सिया के संबंध में कुछ और जानकारी इकट्ठा की है हम। इनर्सिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इनर्सिया एक भौतिक राशि नहीं है, इसे टेंसर राशि कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, टेंसर राशि कहा जाता है। जैसे नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ना ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ना ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ना ये मेल है ना फीमेल है, तो क्या है आप समझ लीजिए। हाँ, और इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन मास, ये केवल मास पर निर्भर करता है, केवल मास पर निर्भर करता है, ये बहुत जरूरी चीज है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास, केवल मास पर निर्भर करता है इनर्सिया। आप लोग ध्यान दें, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये भी जानना चाहिए। और दूसरा बच्चों, इनर्सिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्सिया हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, इनर्सिया के पास जो है कोई
इनर्शिया की हिंदी है जड़त्व। इनर्शिया के पास कोई मात्रक और डायमेंशन नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, तो इसके पास ये कैसे रहेगा। और तीसरा और अंतिम बच्चों, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, वन इन मोशन एंड अनदर इज रेस्ट, अदर इज एट रेस्ट, पोसेज सेम इनर्शिया। पोसेज मतलब वो सेम इनर्शिया का अधिकारी है, समझिए। पोसेज सेम इनर्शिया का अधिकारी है, मतलब उसके पास इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है, ये इसका मतलब है। इनर्शिया क्या होता है, सेम इनर्शिया का अधिकारी है। जैसे मैं न्याय मुझे चाहिए होता है, जो चीज प्राप्त करना होता है, ऑब्टेन, इसे एक और अंग्रेजी क्या बोलेंगे, ऑब्टेन। हाँ, ये चीज है। मैं अभी आपको बताया बच्चों कि दो बॉडी इक्वल मास के हैं, एक गति कर रहा है, एक रेस्ट पे है, दोनों की इनर्शिया क्या होगी, सेम होगी। ये बहुत कीमती कंसेप्ट है बच्चों। वही ऑब्जेक्ट, ये बुक है, ये बुक स्टेबल कंडीशन में है, तभी इनर्शिया वही है। ये बुक कोई रस्सी से खींच, ये एक समान वेलोसिटी से गति करने लगे तो इसकी इनर्शिया तभी क्या होगी, वही होगी। एक ऑब्जेक्ट की इनर्शिया दो नहीं हो सकती है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन पे हो, दोनों सेम ही रहेगा। तो ये बच्चों आपको हमें समझाना था। और पहला काम तो इनर्शिया का फील कराना और जरूरी है आपको। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसके पास कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, और इनर्शिया का मान जो है केवल मास पर डिपेंड करता है, केवल मास पर डिपेंड करता है। इसीलिए टू इक्वल मास, एक रेस्ट पे है एक मोशन पे है, तो उसकी इनर्शिया सेम होगी, ये आपको जानना चाहिए। वैसे भी आप सोचिए, एक छोटा ऑब्जेक्ट है और यही चीज एक बहुत भारी भरकम ऑब्जेक्ट है। अब बताइए, रेस्ट की कंडीशन, ये रेस्ट की कंडीशन में है, ये रेस्ट की कंडीशन में मोशन पे लगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। ये भी रेस्ट की कंडीशन में, इसको फोर्स क्या, एफ डैश लगाना पड़ेगा, तो एफ डैश का मान एफ से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो अपनी स्टेट चेंज का उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो अपनी स्टेट चेंज का अपोज सबसे ज्यादा कौन करेगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। ध्यान देना है बच्चों, ये कम करेगा, ये ज्यादा। अगर यही दोनों मोशन में आ जाए, आप उदाहरण वो लीजिए, एक खाली ट्रक है जिसपे मोरन नहीं लदा है, वो खड़ा है तो उसका स्टेट चेंज करना आसान है। उसमें मोरंग भरा हुआ, पूरी तरह से बालू भरा हुआ है, रेत भरा हुआ, ऐसी दशा में उसकी स्टेट चेंज करना थोड़ा और कठिन। अब उसका इनर्शिया बढ़ गया, एक तो वो जल्दी चलेगा नहीं, जल्दी चलेगा नहीं, अवस्था परिवर्तन का अब विरोध ज्यादा करेगा जब उस पर रेत भरा हुआ है तब। और अगर ये चल गया 50 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड इतनी हो गई, तो अब इसे रोकने में भी पहले की तुलना में क्या होगी, परेशानी होगी। तो आपको ये ध्यान देना, वही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वही ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों दिशाओं में इनर्शिया बदलने वाला नहीं है। तो आप अपने दिमाग से सोचें। हाँ बच्चों, इतना उतारिए। एक चीज और, इनर्शिया बच्चों होता है 3 प्रकार के होते हैं। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अब यही है, रेस्ट वाला कंडीशन है, सब क्या है, ये वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 है, तो ये रेस्ट वाला कंडीशन पे है। तो रेस्ट वाले कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज का उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। और मोशन वाला इनर्शिया, तो वहां पे जो वस्तु गतिमान अवस्था में है, वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान मोशन को बनाए रखना चाहती है, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो अपने स्टेट को ज्यादा बनाए रखने की कोशिश करेगा, वो अपनी स्टेट चेंज का अपोज ज्यादा करेगा। कौन करेगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। अब एक डायरेक्शन का भी आता है, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बस गति कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो गति करना चाहती है। आप अगर उसका उस बस वगैरह का द्रव्यमान ज्यादा है तो डायरेक्शन चेंज का भी वो विरोध सबसे ज्यादा करेगा। तो ये चीज मैं भी लिखता हूं।
तो हाँ बच्चों, हम लोग इनर्शिया की डिफिनीशन पढ़े। इनर्शिया ये 3 प्रकार का होता है, बारी बारी से एक का अध्ययन करते हैं। तो पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब बच्चों मैं अभी बताया, इनर्शिया में ही सारी बातें बता चुका। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट में रहकर जो अपोज करता है अपनी स्टेट चेंज का, वही इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। वो भी मास पर निर्भर करता है। अगर रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तो अपनी स्टेट चेंज का अपोज बहुत ज्यादा करेगा, तो हम कहेंगे उसका इनर्शिया ज्यादा है। हाँ, तो या इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिनेशन दूसरे टाइप का कहा गया है। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इट सेल्फ। ध्यान दें, इनेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है असमर्थता। मतलब रेस्ट वाली बॉडी जो है अपनी स्टेट चेंज करने की असमर्थता अगर हो तो वहां क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब किसी बॉडी की, रेस्ट वाली बॉडी की अवस्था परिवर्तन की असमर्थता ही क्या कहलाता है। कोई रेस्ट वाला बॉडी है, अवस्था परिवर्तन की असमर्थता ही क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। बच्चों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेबल कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज का विरोध करता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। स्टेबल कंडीशन, अब वो कैटेगरी बढ़ गए, मोशन वाला दूसरा हो गया, डायरेक्शन वाला दूसरा हो गया, रेस्ट वाला दूसरा हो गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये भी हो गया, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये भी है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मास ज्यादा हो गया, इसका मास सेम है, इसका मास अगर 2m है तो इसकी इनर्शिया 2 टाइम्स हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। तो ये ध्यान देना है आपको। हाँ, ये इनर्शिया का ये मतलब होता है। अब यहाँ देखिए, इसका एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल सब कंपटीशन में आते हैं, तो मतलब अगर क्लियर रहेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे। ये कह रहा है व्हेन ए बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली। जैसे मैं बस में बैठा हूँ, ध्यान नहीं दिया, मतलब पकड़ के नहीं बैठा हूँ जोर से, बस या ट्रेन में मैं बैठा हूँ, सडनली बस अचानक बस आगे बढ़ जाए, चलने लगे, तो हम पीछे की ओर क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। अब देखिए कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बच्चों होता है। तो जैसे आप बैठे हैं बस में, ये आप बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हैं, अचानक ये बस, ये आपका बस है, ये बस अचानक ये स्पीड में आ जाता है। तो स्पीड में आने की वजह से आप भी और आप बस के साथ रेस्ट पे थे, स्पीड पे आने की वजह से नीचे वाला पोर्शन आपका क्या करने लगता है, ये भी क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। जबकि ऊपर वाला पोर्शन क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। अब पैर आपका मोशन पे आ जाएगा, सर आपका रेस्ट पे आ जाएगा, तो जाहिर है कि आप पीछे की ओर क्या करेंगे, गिर जाएंगे। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर आपको ये थ्योरी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मैं देखा हूं यही सब दिया है कि उसका नीचे वाला पोर्शन मतलब पैर वगैरह ये मोशन में आ जाएगा गाड़ी के साथ, और पीछे ऊपर वाला हेड जो आपका सर है, ये वाला ऊपर वाला शरीर का पोर्शन जो है वो रेस्ट पे होने की वजह से मजबूरन पीछे आदमी गिरता ही है। तो ये रीजन जानना है, क्योंकि ऑप्शन में टिक लगाना पड़ेगा आपको। हाँ बच्चों, इसे उतारिए। तो हाँ बच्चों, इनर्शिया में दूसरा हेडिंग है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन भी बच्चों, इसका भी डिफिनेशन वही है, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब आपको जो मतलब फील करना है, ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रहा है तो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड को बनाए रखना चाहती है। और ये प्रवृत्ति उसमें अगर मास ज्यादा है तो ये प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो इनर्शिया उसका ज्यादा होगा और इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा होगा। अगर उसका मास कम है ऑब्जेक्ट का तो इनर्शिया ऑफ मोशन कम होगा, अपनी मतलब स्टेट चेंज का अपोज कम कर पाएगा, ये कहने मतलब है। तो डिफिनेशन वही है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रीच इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ की बार क्या आएगा, डिफिनेशन सबका वही है,
यूनिफॉर्म मोशन बाय इट सेल्फ। तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आप ये बस है आपका, खाली बस है, कोई यात्री नहीं है, तो ये आगे बढ़, ये मोशन में है। ये क्या है? मोशन में है। मोशन में है तो इसको ब्रेक द्वारा रोका जाएगा, जबकि ये उतना विरोध नहीं करेगा। अब इसी बस में फुल यात्री बैठे हैं, 100 यात्री बैठे हैं। अब इस बस का मास ज्यादा हो गया, अब भी ये अगर मोशन में है, एक तो मोशन में लाना मुश्किल है, वो मोशन ऑफ रेस्ट का कंडीशन हो जाएगा। अब ये मोशन में है, अब इसको जब ब्रेक मार कर रोकना होगा, तो ये बच्चों पहले से ब्रेक लगाना होगा। अब जो रोकने के लिए क्या करना होगा, इसकी स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज होने के लिए ये बस स्वयं बाय इटसेल्फ, ये स्वयं विरोध क्या करेगा, ज्यादा करेगा, क्योंकि इसका मास अब ज्यादा हो गया है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन इसका ज्यादा हो गया है। अगर ये ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु मोशन में है, तो वो मोशन के स्टेट को क्या करेगी, बनाए रखेगी, मतलब चेंज वाले स्टेट का विरोध ज्यादा करेगा। ये गति में है तो गति में रहना चाहिए। हाँ बच्चों, इसको आप उदाहरण समझिए, ये एग्जाम्पल जो है परीक्षा में आता है, इससे लड़के जो है ज्यादा धोखा करते हैं। व्हेन ए बस और ट्रेन स्टॉप्स, मतलब कोई बस और ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी से जा रहे हैं वो लोग, अचानक बस वाला ब्रेक मार देता है। तो हम लोग अगर फ्रीली बैठे हैं तो अचानक बस मार दिया तो क्या होता है, हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, अपने आगे वाले व्यक्ति से टकरा जाते हैं, अगर सावधानी से नहीं पकड़े हैं तब। तो ऐसा होता क्यों है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। अब ये देखिए कैसे, तो आप तो रेस्ट पे थे, ये आप मोशन पे थे, और ये बस वाला भी क्या था, मोशन में था, दोनों लोग मोशन में थे। अब दोनों लोग मोशन में थे तो ये अचानक क्या हो गया, सडनली बस का स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। बस का वेलोसिटी 0 होने की वजह से आदमी का पैर जो है, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन भी क्या हो गया, आदमी का नीचे वाला पोर्शन भी क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि आदमी के ऊपर वाला पोर्शन वो 0 नहीं हो पाया, वो गति की अवस्था में आगे ही बढ़ता रहता, इसीलिए वो आगे जाके किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से वो क्या होता है, टकरा जाता है। इसीलिए आदमी जो आगे की ओर झुक जाता है, गिर जाता है। लीन का मतलब लीन फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना इसका मतलब होता है। When a bus or train stops suddenly, the passenger sitting inside lean forward, मतलब आगे की ओर झुक जाता है, ये इसका मतलब है। तो ये कैसे बच्चों, ये ऑप्शन में यही कंसेप्ट रहता है जो एग्जाम्पल में है, और डिफिनेशन का आपको मतलब तो जानना ही चाहिए। इतना उतारिए। हाँ बच्चों, आज का लास्ट पॉइंट है, हम लोग ध्यान दें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी बच्चों मैं वही बात कर रहा हूँ, सबका मतलब वही है। जैसे कोई बस है, एकदम सीधी रेखा में ऐसे जा रहा है, और उसे डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगर आप बस का मास ज्यादा है तो अपनी स्टेट चेंज का विरोध ज्यादा करेगा। स्टेट चाहे जो हो, रेस्ट पे है तो रेस्ट भी, मोशन पे मोशन भी, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी। तो ये ध्यान देना। तो डायरेक्शन चेंज का अपोज क्या करेगा, वो वस्तु स्वयं डायरेक्शन का अपोज ज्यादा करेगा। कब, जब उसका मास ज्यादा होगा तब। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनर्शिया ओनली मास पर डिपेंड करता है, ये ध्यान दें। ये क्या है, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इट सेल्फ। तो कोई बॉडी जो स्पीड से जा रहा है, गति कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने में जितना ज्यादा असमर्थ होता है, उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उतना ही ज्यादा होता है। हाँ बच्चों, इससे पहले वाले में स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यहाँ होना चाहिए था, मैं क्या लिखा मुझे ख्याल नहीं है, अगर यही एक अक्षर बदला था मैं, हाँ यही इतने सब में बदलेगा। हाँ, इसका वो एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल ये है, व्हेन ए स्टेट रनिंग कार टर्न शार्पली,
ऐसे कोई कार सीधी रेखा में जा रहा है, टर्न शार्पली, अचानक ऐसे मुड़ जाता है, जो उसमें आदमी बैठा हो अचानक बाहर की ओर क्या हो जाता है, रेडियली बाहर की ओर झुक जाता है, चला जाता है। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ये कौन सा कंडीशन है, ये तो आपको पता लग ही जाना चाहिए पढ़ने के बाद। तो ये सब बच्चों आप ख्याल करें। सीधी रेखा में जा रहे हैं, when a straight running car turns sharply, the person sitting inside feels, अनुभव करता है, a force readily outward, उसे लगता है बाहर की ओर कोई फोर्स लगा रहा है, वो जिसकी वजह से वो क्या होता है, झुक जाता है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, बस वगैरह, वो उसी डायरेक्शन को बनाए रखना चाहती है, और इसका मास जितना ज्यादा होगा वो अपनी स्टेट चेंज का उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। तो हम कहेंगे उसका इनर्शिया उस कंडीशन के लिए ज्यादा होगा, चाहे वो रेस्ट वाला हो, चाहे मोशन वाला हो, चाहे डायरेक्शन वाला हो। तो आज बस इतना ही बच्चों, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।